नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक सर्वे शुरू हो चुका है। वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई सर्वे किया जा रहा है। इसके लिए एएसआई की टीम परिसर पहुंच चुकी है। साथ ही भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है ताकि किसी तरह का बवाल यहां पर ना हो। आपको बता दें, 4 अगस्त तक एएसआई की टीम को कोर्ट में ये सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। वाराणसी की जिला अदालत के आदेश पर यह सर्वे आज शुरू हो चुका है। इस मामले की शुरुआत इसी साल हुई थी 16 मई को, जब 4 वादी महिलाओं ने यह दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी जगह का सर्वे करवाया जाए। इसके बाद 14 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत में याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा और फिर 21 जुलाई को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की इजाजत दे दी, जो आज हो रहा है। टीम यहां पर पहुंच चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए। सारे साक्ष्य हमारे हैं, ये तो हमें विश्वास है। पूरा मंदिर का ही परिसर है, इसलिए इसमें कहीं विवाद नहीं है। सर्वे हो जाए एथेंटिक प्रमाणिक ढंग से जो है सर्वे एक संस्थान अपनी कर ली। संस्था जो है भारत सरकार की संस्था है, ये करे, जो प्रमाण आएगा वो हमारे पक्ष में ही आएगा। अंदर जो है हिंदू पक्ष है, उनके अधिवक्ता है, एएसआई की पूरी टीम है, मुस्लिम पक्ष है। पूरा कारगर ये जो है मील का माइलस्टोन है, ये मील का पत्थर साबित होगा। ये जो प्रमाण निकल के आएंगे, ये समस्या मंदिर मस्जिद के विवाद को समाप्त कर देगा। जो कुछ पिछले कमीशन में नहीं मिला था, वो इस कमीशन सर्वे में हम लोग को मिलेगा देखने के लिए। आज से पूरी तैयारियां में आज हम लोग व्रत भी हैं, सावन का महीना भी है और बहुत कुछ मिलेगा। आज बहुत कुछ मिलेगा। मुस्लिम पक्ष को हम लोग का विरोध करना इसलिए है कि वो सत्य जानते हैं, वरना वो स्वयं उनको तो वो बार बार हमारे शिवलिंग को फव्वारा कहते हैं, हमारे मंदिर को मस्जिद बोलते हैं। वही सत्य तो हम लोग सामने लाना चाह रहे हैं, तो क्यों पीछे हट रहे हैं? पीछे हट रहे, इसका मतलब है कि उनके मन में खोट है, वो जान रहे सच्चाई को। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के लिए एएसआई की टीम वाराणसी पहुंच चुकी है और मंदिर में एक एक करके उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। मस्जिद कैंपस में और मंदिर कैंपस में 5-6 की संख्या में अभी तक पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे और भी टीम के मेंबर्स जो करीब 30 की संख्या में वो आ रहे हैं। इस समय हम मंदिर के कॉरिडोर के बाहर खड़े हुए हैं। यही वो रास्ता है जहाँ से वो टीम अंदर जा रही है। अभी सीपी पहुंचे हैं। पूरे आज चूंकि सावन का सोमवार है, इसलिए भीड़ बहुत ज्यादा है। इसके लिए बहुत ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और एएसआई सर्वे के बाबत भी बहुत ही जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। किसी भी एएसआई की टीम मेंबर से बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, माने कि कोई बात नहीं कर पा रहा। और ये पूरी आज जो सर्वे होगा वो सील्ड एरिया यानी वजू खाना, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने सील्ड किया हुआ है, करवाया हुआ है, उसको छोड़कर ये सर्वे कराया जाएगा और इसमें ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि क्या वास्तव में था ये मस्जिद। यहाँ पर मस्जिद मंदिर था और मस्जिद बाद में उस पर बनाई गई। इन सब को लेकर आज पूरी टीम यहाँ पर आई है। 2-3 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यहाँ पर एएसआई सर्वे कराने को इजाजत दी थी। ये देखिए, अभी कमिश्नर कौशल राज शर्मा भी यहाँ पहुँच गए हैं और ये लगातार अधिकारियों का धीरे एक एक करके पहुँचना यहाँ पर जारी है। जैसे जैसे करीब 7 बजे का समय निर्धारित था, लेकिन धीरे धीरे करके अधिकारी और एएसआई टीम के मेंबर्स यहाँ पहुँच रहे हैं। अब ये तो पता चल पाएगा कि क्या वास्तव में होने वाला है यहाँ पर। और भी धीरे धीरे करके यहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष के और हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो भी पहुँच गए हैं और वादिनियाँ भी पहुँच चुकी हैं। ये तो बाद में पता चल पाएगा कि एएसआई सर्वे में क्या होता है। एएसआई की टीम जब निकलेगी तब उनसे बातचीत पर मालूम चलेगा कि क्या वो बता पाते हैं और क्या बात करते भी हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि एएसआई सर्वे अब शुरू हो गया है और थोड़ी देर में इसके कुछ बातें भी बाहर निकलकर सामने आने लगेगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ हिमांशु शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। हिमांशु, क्या अपडेट है, क्या चल रहा है इस वक्त? यहाँ पर जो स्थिति है अभी एएसआई की टीम अंदर जा चुकी है और एएसआई की टीम अंदर जा चुकी है और
हिंदू पक्ष के लोग भी अंदर हैं। एक बात अभी सामने आई है कि मुस्लिम पक्ष का कोई भी अंदर नहीं है, ऐसा अभी अपडेट हुआ है लोगों के बातचीत के आधार पर। ये हुआ है कि अभी तुरंत जो भी मालूम चला है उसमें यह है कि अभी मुस्लिम पक्ष का कोई अंदर अभी आवाज थोड़ी दिक्कत कर रही है। जी जी, हिमांशु बताएं। जैसे कि हिमांशु ने बताया कि फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि मुस्लिम पक्षकार अंदर मौजूद नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंच चुका है अपनी अपील लेकर, लेकिन फिलहाल यहाँ की स्थिति आप समझिए। यहाँ पर एएसआई का सर्वे अब शुरू हो चुका है। एएसआई की करीब 10 सदस्यों की टीम है जो यहाँ पर सर्वे कर रही है। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और भी सुरक्षा बल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि किसी तरह का कोई बवाल ना हो। बस वजू खाने को छोड़कर जो विवादित जगह है उसे छोड़कर बाकी के परिसर में ये सर्वे किया जा रहा है और अब ये टीम अपनी रिपोर्ट 4 अगस्त से पहले कोर्ट को सौंपेगी। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद है ताकि किसी तरह का विवाद ना हो। आज सोमवार है, ऐसे में कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हिमांशु, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हिमांशु से एक बार हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ग्राफिक्स के माध्यम से अब समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। आपको बता दें कि आज अब ये जो सर्वे शुरू हो चुका है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है मुस्लिम पक्ष के द्वारा। मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्षकारों ने चुनौती दी है। याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करने के लिए मुस्लिम पक्ष कह रहा है, लगातार ये मांग कर रहा है और हो सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो। सर्वे के खिलाफ ये मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और कहा यह जा रहा है कि जितनी भी याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई हैं उन्हें वहां पर सुनवाई को बंद कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ये मामला देखे। हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्षकारों ने चुनौती दी है। फिलहाल जो सर्वे वहां पर चल रहा है वहां पर कोई मुस्लिम पक्षकार मौजूद नहीं है, ये जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सबसे ज्यादा निशाना महिलाओं को बनाया गया है। जिस 4 मई के वायरल वीडियो के बाद पूरे देश में गम और गुस्सा है, उसी दिन को लेकर एक और दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी मिल रही है। खबर यह है कि उसी दिन कांगपोखपो में भी कुछ इसी तरह की हैवानियत को अंजाम दिया गया था। एक एफआईआर के मुताबिक यहां भी 2 महिलाओं का रेप किया गया, उसके बाद हत्या कर दी गई थी। एक पीड़ित की मां ने 16 मई को 0 एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक इस केस में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। जैसे कि हम आपको तस्वीरों से, कहानियों से बताते रहे हैं कि किस तरीके का हिंसा मणिपुर ने देखा है पिछले 2 महीने में, और अब ऐसी कहानी सामने आ रहा है जो कोई भी सोसाइटी के लिए, कोई भी समाज के लिए शर्मनाक बात है। महिलाओं को टारगेट करना, महिलाओं के ऊपर शारीरिक अत्याचार, ऐसे कहानी जो अब सामने आए हैं, ये बहुत दुख की बात है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे ही परिवार के एक सदस्य जिन्होंने अपने कज़न को खोया है इस हिंसा में, इम्फाल में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपको क्या पता चला, कैसे, और क्या आपने ऐसा हिंसा कभी देखे हैं? In my life, so far I have never faced this type of killing. This is the first time in my life I have faced. Till today, we feel pain. We don't know what to say right now. और आपसे एक और चीज़ जानना था, इतने दिन में जो आपने देखे हैं, क्या आप अभी क्या आपके मन में है? क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब तो अभी तक नहीं मिले हैं आप लोगों को। It's difficult to answer for me. Till today, even our village have been burned down. Now our beloved sister is in
whether she is in Mook or whether she is in somewhere, we don't know. Till today, we do not find her body. From information, she is in Mook. तो ये बता रहे थे कैसे अभी भी परिवार ने अपने परिजनों को तो खोया है, लेकिन उसके बाद जो अंतिम संस्कार होता है वो भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी भी हिंसक स्थिति बनी हुई है राज्य में। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मणिपुर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तो जिन 2 महिलाओं के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया था, उनमें से एक के पति देश की सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं और करगिल वॉर में उन्होंने हिस्सा लिया था। रिटायरमेंट के बाद वो अपने गांव में आकर बस गए थे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो देश की रक्षा करने में तो सफल हो गए, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके। पूरे मामले में उन्होंने मणिपुर पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। मैं देश के सुरक्षा फौज में थी, लेकिन मैं रिटायर आने के बाद अपना गांव, अपना परिवार रक्षा नहीं कर पाया है। इतना दुखी और इतना दुखी हूँ। ये मैं कहना चाहता हूँ, क्यों इसी भारत में रहने वाला कोई जाति, कोई माइनॉरिटी भी होता है, कोई मेजॉरिटी भी होता है। जो बेकसूर वाला को, माइनॉरिटी जाति को मेजॉरिटी जाति ने दबा के रखा है, जीना हराम कर दिया। इसी भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। पुलिस का जो गाड़ी में ये लोग चढ़ा था, बैठ चुका था, लेकिन उसमें फिर जो आदमी लोग ने पुलिस गाड़ी से फिर खींच करके उतारा और उसके बाद पुलिस वाला इनको कुछ नहीं किया, कोई मदद नहीं दिया और कुछ रक्षा नहीं किया। मैं एक फौज का देश का रक्षा करने वाला, हम लोग जुट में जाता है, कई लड़ाई में जाता है, जो ऊपर वाला अधिकारी लोग ने यही बताता है कि कहीं में भी जंग जाता है और किसी महिला से छेड़खानी नहीं करना चाहिए। और हम लोग को माइनॉरिटी वाला जो कुकी जो पार्टी जीने के लिए हम लोग को एक साथ रह नहीं सकता है। अलग से हम लोग को जीने के लिए गवर्नमेंट, सरकार हम लोग को अलग से और ये मैतेई पार्टी का साथ एक साथ नहीं रहने के लिए गवर्नमेंट कुछ न कुछ फैसला करे। मणिपुर में जो नस्लीय हिंसा हुई और महिलाओं के साथ बर्बर व्यवहार हुआ, उसके बाद अब सैकड़ों मैतेई लोग डरकर मिजोरम छोड़ रहे हैं। यहां एक पूर्व उग्रवादी संगठन ने मैतेई लोगों को जल्द से जल्द राज्य छोड़ने की चेतावनी दी, जिसके बाद मैतेई लोग परेशान होकर राज्य से निकलने लगे हैं। लेकिन मिजोरम सरकार ने सभी से यह अपील की कि वो राज्य छोड़कर ना जाएं। राज्य सरकार उनकी सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त करेगी। रिपोर्ट देखिए। मिजोरम के लेंगपुई एयरपोर्ट पर सैकड़ों मैतेई लोगों की भीड़ लगी है। मिजोरम में रह रहे और वहां नौकरी कर रहे ये लोग मणिपुर की राजधानी इम्फाल जाने के लिए यहां जुटे हैं। दरअसल एक पूर्व उग्रवादी संगठन ने शुक्रवार को उनकी चिंताएं बढ़ा दी। इस संगठन ने एक बयान में मैतेई लोगों से कहा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए मिजोरम छोड़कर चले जाएं। इस संगठन ने मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ बर्बर सलूक से जुड़ी घटना का हवाला दिया और कहा कि इससे मिजोरम के युवा काफी नाराज हैं। लेकिन मिजोरम सरकार ने मैतेई लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। विश्वास बहाली के लिए कई बैठकें की जा रही हैं। मिजोरम में करीब 1,500 मैतेई परिवार रहते और काम करते हैं। खबरें हैं कि मैतेई लोग सड़क और हवाई रास्ते मिजोरम की राजधानी आइजोल छोड़कर दक्षिण असम और मणिपुर जा रहे हैं। असम मिजोरम सीमा पर असम पुलिस उन्हें सुरक्षित लेने के लिए मौजूद है। मिजोरम में बहुत ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि मिजोरम में जो रह रहा है उन लोग को सेफ में रहो, मिजोरम का बाहर में मत निकलो, निकलने से कुछ हो भी सकता है।
तो ये बोला था, तो इसलिए उन लोग मन में थोड़ा डाउट है, इसलिए सब कुछ यहाँ पर आ गया। उधर ही परेशान होकर गए, उधर से डर से इधर ही भाग के तो आया। थोड़ा जान उधर ही क्या होगा क्या नहीं होगा कोई पता नहीं है। जो लोग आए हैं इनका जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो हम कर रहे हैं, और यहाँ के जब तक ये लोग हैं जब तक ये लोग का कोई असुविधा ना हो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग बताया है कि कुछ लोग और भी आ सकता है, तो इस तरह से जो भी है इस प्रशासन ने व्यवस्था ले रहा है। और हम इनका जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है, इन लोग जब तक यहाँ पे है वो लोग कोई असुविधा नहीं हो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए हम बंदोबस्त किया है। हालांकि अभी तक मिजोरम में कहीं से भी किसी मैतेई पर हमले की कोई खबर नहीं आई है। इस बीच मिजोरम के एक प्रभावशाली नागरिक संगठन सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन ने भी मैतेई लोगों से कहा है कि वो राज्य छोड़कर न जाएं और शांति के साथ बने रहें। मिजो स्टूडेंट्स यूनियन ने भी फैसला किया है कि वो मिजोरम में रह रहे मैतेई लोगों के आंकड़े जमा करने की अपनी मुहिम को रोक देगा। राज्य सरकार से बातचीत के बाद ये संगठन अब मैतेई लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिला रहे हैं। दरअसल मणिपुर की घटनाओं को लेकर मिजोरम में भी काफी रोष है और वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि मणिपुर के कुकी और जोमी आदिवासी समुदाय मिजो लोगों से काफी करीबी से जुड़े रहे हैं। मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद से करीब 12,000 विस्थापित आदिवासियों को भी मिजो लोगों ने अपने यहां शरण दी हुई है। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इधर मणिपुर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदन ठप हैं। आज भी लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने नोटिस दे रखा है। विपक्ष सदन में मणिपुर के मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा चाहता है। प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है तो सरकार नियम 176 के तहत चर्चा करवाना चाहती है। साथ ही सरकार का कहना है कि इस मुद्दे पर गृह मंत्री सदन में जवाब देंगे। जाहिर है मणिपुर पर चर्चा के लिए दोनों पक्ष तैयार हैं, लेकिन बात नियम को लेकर अटक गई है। आपको बता दें कि अगर नियम 176 के तहत चर्चा होती है तो ये अल्पकालिक होगी, जिसका समय करीब 2.5 घंटे होता है। साथ ही इसमें वोटिंग का कोई प्रावधान नहीं होता, जबकि 267 के तहत जो चर्चा शुरू होगी इस पर सदन में बाकी काम स्थगित हो जाते हैं। केवल एक ही मुद्दे पर बहस शुरू हो जाती है, साथ ही बहस के बाद वोटिंग भी होती है। इन दोनों नियमों पर अब पेंच यहां पर फंसा हुआ है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने। गुजरात में कई शहरों में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। साथ ही दिल्ली में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। गुजरात की बात करें तो जूनागढ़, नवसारी, अहमदाबाद में जल भराव है। लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इधर दिल्ली में यमुना का जलस्तर इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर चल रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त 206.56 मीटर तक यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है। लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से एक बार फिर पुराना लोहे का पुल ट्रेनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। ये पुल पूर्वी दिल्ली को पुरानी दिल्ली से जोड़ने का काम करता है, लेकिन एक बार फिर से खतरे के चलते ये पुल फिलहाल के लिए बंद किया गया है। यमुना में खतरे का निशान 205.33 मीटर है। फिलहाल यमुना खतरे के निशान के करीब 1.25 मीटर ऊपर बह रही है। मैं पुराने लोहे के पुल के ठीक नीचे हूँ। पिछले हफ्ते में यमुना का जलस्तर कभी खतरे के निशान से ऊपर जा रहा था, कभी नीचे आ रहा था, लेकिन रविवार से जो यमुना का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ है वो अभी तक कायम है। और अब इस समय पर यमुना
खतरे के निशान से लगभग 1.25 मीटर ऊपर बह रही है। सुबह 8 बजे 206.54 मीटर यमुना का जलस्तर यहां पर पुराने लोहे के पुल पर दर्ज हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि परसों सुबह से लेकर और कल दोपहर तक हथनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक, 1.5 लाख क्यूसेक और एक समय तो 2 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़ा गया था, जो कल दोपहर के बाद से 30,000 क्यूसेक, 40, 50, 60,000 क्यूसेक पर आ गया। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी मात्रा में पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा था, जिसकी वजह से ये जो जलस्तर है लगातार यमुना का बढ़ता चला जा रहा था, वो अब जो स्रोत है ये जलस्तर बढ़ने का, वो वहां पर कुछ शांति आ गई है। बाढ़ की स्थिति वहां पे बनी हुई थी। 1 लाख क्यूसेक जब पानी होता है हथनीकुंड बैराज पर तो उसे औपचारिक बाढ़ की स्थिति माना जाता है। तो वो जो बाढ़ की स्थिति आई थी, जो 24 से 36 घंटे तक लगभग मानी जाती है कि रही है, वो अब खत्म हो गई है। तो ये राहत की बात है कि एक तो वहां से अब पानी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं छोड़ा जा रहा है और अभी भी सुबह यहाँ पर जो जलस्तर है वो सुबह 7 बजे 206.56 तक पहुंचा, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है अभी नीचे आया है। और एक और राहत की बात यह है कि पूर्वानुमान ये व्यक्त किया गया था कि रविवार को ही 206.70 जलस्तर यमुना का पहुंच जाएगा, जो कि अब तक भी सोमवार की सुबह तक भी नहीं पहुंचा है। तो ये एक तो राहत की बात है, लेकिन चिंता की बात जरूर है कि अगर जलस्तर बढ़ेगा तो जो लोग वापस अपने घरों की तरफ बढ़ रहे थे उनको वापस जो कैंप्स हैं, रिलीफ कैंप्स हैं, वहां पर ले जाया गया है। जो प्रशासन है उसने लोगों को यमुना के किनारे से फिर से हटाया है। और एक चिंता की बात तब होगी अगर इस समय पर दिल्ली में भारी बरसात हो जाए, वो इसलिए कि यमुना का जलस्तर जो है ये पहले ही अपने उफान पर है, यमुना अपने उफान पर आई हुई है। और ऐसे में अगर भारी बरसात हो जाती है तो जो नदी में पानी आता है नाली के जरिए, नालों के जरिए, सीवर के जरिए, वो नदी में नहीं आ सकता, क्योंकि जो नदी है वो पहले ही भरी हुई है। तो जब पहले ही भरी है तो यहाँ पर सीवर का पानी, नाली का पानी, नाले का पानी कैसे आएगा? तो जल भराव की स्थिति हो जाया करती है। तो बस ये उम्मीद करें कि अब बहुत ज़्यादा पानी जो छोड़ा गया था वो उसका असेसमेंट है कि कुछ ही घंटों में जब दिल्ली पहुँच जाएगा तो एक असल स्थिति पता लगेगी कि क्या रही है। और इस दौरान अगर बरसात नहीं होती तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। पुराने लोहे के पुल से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात के कई शहरों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। जूनागढ़, नवसारी, कच्छ और अहमदाबाद में जबरदस्त बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया था। हालांकि पानी तो अब निकल चुका है, लेकिन इलाके में कीचड़ और कूड़ा फैला हुआ है जो परेशानी का सबब बना है। गाड़ियों पर बिजली के खंभे गिरे हुए हैं। जूनागढ़ में तो कई गाड़ियां और जानवर बह गए थे। जूनागढ़ में करीब 300 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की हुई है। तो चलिए तस्वीरें आपको जूनागढ़ की दिखाते हैं, जहां बारिश का पानी हर जगह भरा हुआ है। इमारतों के बेसमेंट में पानी इतना ज्यादा भर गया कि गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबी नजर आई। कई गाड़ियां तो लगभग पूरी तरह से पानी में डूब गई। प्रशासन ने बेसमेंट से पानी को निकालने का काम किया। हालांकि पानी अब निकल चुका है, लेकिन चुनौती अब कीचड़ और कूड़े को लेकर है। इधर गुजरात के 4 जिले द्वारका, राजकोट, भावनगर और वालसाड़ में कुछ ऐसी ही स्थिति है। अब 24 घंटे के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर रखा गया है। इसके अलावा 11 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। जामनगर के पास दरेड़ विस्तार में रंगमती बांध के खोले जाने की वजह से इलाके में बाढ़ आ गई और खोडियार मंदिर पानी में डूब गया। शहर से गुजरती रंगमती और नागमती नदियां बारिश की वजह से उफान पर हैं, जिससे परेशानी बढ़ गई। और अब दिखाते हैं तस्वीरें राजकोट के खरखिया गांव से, जहां बाढ़ के कारण पूरी तरह से ये तबाह हो गया। यहां लगभग हर घर को नुकसान हुआ। कई घर तो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। जो घर बचे हैं उनमें पानी भर चुका है, जिसके कारण घर में रखा खाने पीने का सामान भी बर्बाद हो चुका है।